डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर सौरभ त्रिपाठी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, हम प्रमाण मीमांसा की 7वीं इकाई पे आ गए हैं, जिसका नाम है उपमान प्रमाण, पेपर MAHS 102। तो आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं उपमान प्रमाण की श्रृंखला। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने उपमान प्रमाण को समझा था। अब उसी क्रम में हम आगे इसके विषय में जानेंगे कि जो अन्य कई प्रकार के दार्शनिक हुए, जैसे नैयायिक हुए, तो अगर आप देखें यहाँ उपमान नैयायिकों के अनुसार यथार्थ ज्ञान का तीसरा प्रमाण है। ठीक है, कौन सा? यथार्थ ज्ञान का तीसरा प्रमाण है। कौन सा? उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो नैयायिक हैं उनके अनुसार यथार्थ ज्ञान या फिर उपमान जो प्रमाण है, यह तीसरा प्रमाण माना गया है। ठीक है, तो न्याय सार के रचयिता भास्कर वैराग्य जो हैं को छोड़कर सूत्रकार आचार्य गौतम से लेकर अन्नम भट्ट की हमने चर्चा की थी। तर्क संग्रह ग्रंथ का नाम आपने सुना होगा, जो एक न्याय और वैशेषिक का सम्मिलित ग्रंथ है। उसके लेखक या रचयिता अन्नम भट्ट हुए। तो उन्हीं की यहाँ पे बात चल रही है कि गौतम से लेकर अन्नम भट्ट, उसके बाद केशव मिश्र, विश्वनाथ, गंगेश उपाध्याय आदि नैयायिकों और उनके टीकाकारों ने भी इस प्रमाण को मान्यता प्रदान की है। किस प्रमाण को? तो उपमान प्रमाण को। उपमान प्रमाण को मान्यता देने वाले कई सारे नैयायिक और कई सारे अन्य दार्शनिक भी हुए। अब वहां पे नाम एक बार फिर से देख लीजिए किसकी किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो वृज्ञ जो यहाँ पे है, व्यज्ञ को छोड़कर सूत्रकार आचार्य गौतम से लेकर के, किसको? आचार्य जो गौतम है उनसे लेकर के अन्नम भट्ट तक। ठीक, उसके बाद केशव मिश्र का नाम आया, विश्वनाथ का नाम आया, गंगेश उपाध्याय, इतने नाम यहाँ पे आए हैं। ये जो न्यायिक और उनके टीकाकार हुए, ठीक है, इन ग्रंथों के पे जो टीका लिखी गई, उनके जो टीकाकार हैं ने भी इस प्रमाण को मान्यता प्रदान की है। तो किसको? तो उपमान प्रमाण को। अब यहाँ न्याय दर्शन की बात हो गई, वैशेषिक के लिए देख लेते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद, ठीक है, महर्षि कणाद इनका नाम हुआ। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता हैं, तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद, वो उनके अनुनायियों यानी कि जो उनके फॉलोवर थे, जो उस दर्शन में आस्था रखते थे, ठीक है, जो इनके शिष्य हुए, अनुनायी हुए, तो अनुयायियों ने तो स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि अनुमान प्रमाण में इसका अंतर्भाव कर दिया। क्या कर दिया? स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि अनुमान प्रमाण में ही इसका अंतर्भाव कर लिया। यानी कि अनुमान प्रमाण के ही अंतर्गत आने वाला या उसी में अंतर्भाव कर दिया। किसका? अनुमान प्रमाण का। किसने? तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कणाद और उनके शिष्यों ने। ठीक, अब नव्य न्याय की बात करते हैं। तो नव्य न्याय क्या है? ठीक है, न्याय की 2 शाखा थी, एक प्राचीन न्याय, फिर उसके बाद एक आया नव्य न्याय। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि नव्य न्याय के उदय होने पर जब न्याय व वैशेषिक दर्शन के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया गया, तब से उस परंपरा में भी इस प्रमाण को स्वीकार किया जाने लगा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा था, एक नाम ले रहा था कब से? अन्नम भट्ट का। तो अन्नम भट्ट, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि न्याय व वैशेषिक दर्शनों के सिद्धांतों में समन्वय स्थापित किया गया। तो मैंने बताया आपको कि एक न्याय और वैशेषिक का सम्मिलित ग्रंथ जो है, जिसका नाम है तर्क संग्रह। तो तर्क संग्रह के प्रणेता अन्नम भट्ट हुए। तो उन्होंने ये अपने ग्रंथ में दिखाया कि किस प्रकार से न्याय और वैशेषिक के जो सिद्धांत हैं उनमें एक समानता होती है। ठीक, तो यहीं पे आप देखें यदि कि जब न्याय और वैशेषिक के जो सिद्धांत हैं उनमें समन्वय स्थापित किया जाने लगा, तो उसी परंपरा में भी अन्य जो परंपराएं हुई इस प्रमाण को स्वीकार करने लगी। तो अन्य परंपरा कौन सी थी? तो यहाँ पे अन्य परंपरा का मतलब है नव्य न्याय से। ठीक है, तो नव्य न्याय जो दर्शन हुआ वहां पे, क्योंकि न्याय और वैशेषिक
ये जो दो दर्शन थे इनके सिद्धांत एक समान हो गए। काफी सारे प्रणेता जो हमारे हुए इन दो दर्शनों के, उन्होंने बाद में ग्रंथ लिखे, जिसमें से एक उदाहरण हमने दिया अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह का। तो इसी के मतलब आप समझिए नक्शे कदम पर नव्य न्याय भी चल पड़ा और उसने भी उपमान प्रमाण को स्वीकार किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, महान न्यायिक एवं न्याय दर्शन के प्रतिपादक अक्षपाद गौतम जो हैं, अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र में लिखा है, इसका अर्थ हुआ कि जो प्रसिद्ध पदार्थों के समान धर्म से साध्य के साधन को उपमान प्रमाण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा कि जो प्रसिद्ध पदार्थों के समान धर्म से साध्य के साधन को उपमान प्रमाण कहा जाता है। ठीक, यही इस सूत्र का मतलब है। ठीक, प्रसिद्ध पदार्थों के समान धर्म से साध्य के साधन को उपमान प्रमाण कहा जाता है। ठीक, अब आगे आते हैं प्रसिद्ध वस्तु। अब यहाँ एक उदाहरण के रूप में समझिए, प्रसिद्ध वस्तु को यहाँ मान लिया कि जैसे कोई गाय हो। ठीक है, तो इसके जो साधर्म से अप्रसिद्ध वस्तु यानी गवई, ठीक, गवई के ज्ञान को उपमिति कहते हैं। किससे? साधर्म से अप्रसिद्ध जो वस्तु है, गाय का जो गवय है, इसके ज्ञान को उपमिति कहते हैं। ठीक, एवं उसके साधन को उपमान कहा जाता है। साध्य को उसने बताया कि जो साधर्म्य है या अपसिद्ध वस्तु है यानी गवय, इसका जो ज्ञान है वो उपमिति हो गया और उसके साधन को उपमान कहा जाता है। साधन को क्या बोल दिया? उपमान कहा गया। ठीक है, तो इसी के साथ गौतम ने यह भी कहा, उपमान का आधार साधर्म की मात्रा या स्तर नहीं है, अपितु उसकी प्रसिद्धि है। उपमान का जो आधार है वो साधर्म की मात्रा या उसका स्तर न होकर के उसकी प्रसिद्धि है। ठीक है, यहाँ मुख्य क्या है? प्रसिद्धि है। किसने कहा? गौतम ने कहा। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो गौतम के इस उपमान कथन को स्पष्ट करते हुए जो वात्स्यायन हुए, वात्स्यायन ने क्या कहा? तो वात्स्यायन ने कहा कि ज्ञात वस्तु के साम्य के आधार पर ज्ञापनीय जो वस्तु है, ठीक है, ज्ञात वस्तु के साम्य के आधार पर ज्ञापनीय वस्तु का जो ज्ञान कराने वाला साधन है वही उपमान कहलाता है। ठीक, क्या बताया गौतम ने? तो गौतम ने कहा कि इसको वात्स्यायन ने कहा कि ज्ञात वस्तु के साम्य के आधार पर ज्ञापनीय वस्तु का ज्ञान कराने वाला क्या होता है? वो साधन उपमान होता है या कहलाता है। अब उदाहरण के लिए गो सदृशः, ठीक है, गो सदृशः गव्यो भवति, अर्थात जिस प्रकार की गौ होती है उसी प्रकार का गवय होता है। ठीक, तो ये इसका एक उदाहरण हो गया कि ज्ञात वस्तु के साम्य के आधार पर ज्ञापनीय वस्तु का ज्ञान कराने वाला साधन उपमान कहलाता है। ठीक है, एक वस्तु है जो कि ज्ञात होगी, जैसे गौ, और गौ उसका साम्य हो गया और इसके आधार पर ज्ञापनीय वस्तु यानी कि गौ का जो गवय है इसका जो ज्ञान कराने वाला है वह उपमान कहलाता है। ठीक, इस उदाहरण में जिस साधन से गवय का ज्ञान होता है वही उपमान कहलाता है। ठीक है, जिस साधन से गवय का जो ज्ञान है वो होगा वही उपमान प्रमाण कहलाता है। ठीक, तो इस प्रकार उपमान प्रमाण के द्वारा नाम और नाम वाले पदार्थ, कौन? नाम और नाम वाले पदार्थ, दो चीजें याद रखिएगा, नाम पहला और दूसरा नाम वाले जो पदार्थ हैं, इसके पारस्परिक संबंध का जो ज्ञान होता है यह ज्ञान साधर्म के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो साधर्म के माध्यम से होता है। ठीक है, अब वात्स्यायन के इस कथन को संशोधित करते हुए एक हुए उद्योतकर। उद्योतकर ने कहा कि उपमान का क्षेत्र और अधिकार और विस्तृत या व्यापक होता है। क्या बताया? उद्योतकर जी ने कहा कि उपमान का जो क्षेत्र है और उसका अधिकार जो है वो और विस्तृत होता है। ठीक है, पहला क्या है कि नाम और नाम वाले पदार्थ के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होता है और यह ज्ञान साधर्म्य के माध्यम से होता है। फिर इसके बाद वात्स्यायन के इस कथन को संशोधित करते हुए उद्योतकर जी ने कहा कि उपमान का क्षेत्र और उसका अधिकार और विस्तृत या फिर व्यापक होता है। ठीक, अब साधर्म्य के साथ साथ वैधर्म्य,
ठीक है, अभी साधर्म्य की बात हो रही थी, अब वैधर्म्य आ गया। तो वैधर्म्य और असाधारण धर्म, ठीक है, तो वैधर्म्य और असाधारण धर्म के द्वारा उपमिति होती है। क्या होती है? उपमिति होती है। उपमान जो होता है वो क्या होता है? उपमान होता है नाम और नाम वाले पदार्थ के पारस्परिक उससे संबंध का ज्ञान, ठीक है, उसमें साधर्म के माध्यम से ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। यहाँ क्या बताया? यहाँ बताया वैधर्म्य और असाधारण धर्म के द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त हो वो उपमिति कहलाती है। ठीक, अब इसके बाद एक केशव मिश्र का देख लीजिए। ठीक है, तो केशव मिश्र का आप ग्रंथ जान लीजिए, तर्क भाषा। ठीक है, तर्क भाषा केशव मिश्र ने इसका जो है कि ये इसके प्रणेता हैं। तो केशव मिश्र ने तर्क भाषा में लिखा कि गौ सदृश्य विशिष्ट ज्ञानम उपमानम, अर्थात अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण करने के साथ ज्ञात वस्तु क्या थी? गाय थी। तो गाय के सदृश्य युक्त अज्ञात पिंड यानी गवय का ज्ञान कराने वाला प्रमाण उपमान होता है। यह किसके अनुसार है? केशव मिश्र के अनुसार। ग्रंथ कौन सा बताया उनका? याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि तर्क भाषा किसका ग्रंथ है या तर्क भाषा के प्रणेता कौन है? तो उत्तर होगा केशव मिश्र। तो केशव मिश्र ने तर्क भाषा में लिखा कि गो सदृश्य विशिष्ट ज्ञानम उपमानम, ठीक है, अर्थात अतिदेश वाक्य के अर्थ का स्मरण करने के साथ ज्ञात वस्तु जो है, ज्ञात वस्तु का अर्थ यहाँ गाय से है, और ज्ञात वस्तु के सदृश्य से युक्त अज्ञात जो पिंड है यानी गवय जो है, इसका ज्ञान कराने वाला प्रमाण कौन सा होता है? तो वो उपमान प्रमाण होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो लेक्चर में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।